डियर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग विद मोहसिन इकबाल इस चैनल पे माशाल्लाह बेशुमार ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के टॉपिक पे आपको अब वीडियोस अवेलेबल हो गई हैं और आप लोग अपनी लर्निंग के लिए, यंग लोगों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो गया है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि आप लर्निंग विद मोहसिन इकबाल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये आने वाले यंग स्टूडेंट्स और नए आने वाले प्रोफेशनल्स के लिए हेल्पफुल साबित हो। आज हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है लर्निंग विद मोहसिन इकबाल चैनल पे, उसका नाम है प्रोविडेंट फंड। हमारे बेशुमार स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर प्रोविडेंट फंड में पाकिस्तान में बेशुमार वीडियोस अवेलेबल नहीं हैं। अगर हम जब भी यूट्यूब चैनल्स पे जाते हैं तो हमें ज्यादातर इंडियन प्रोफेशनल्स की जो है वो वीडियोस अवेलेबल होती हैं और पाकिस्तान में अभी तक ज्यादा लोगों ने इस टॉपिक को टच नहीं किया। तो काइंडली आप इसके बारे में कुछ हमें बताएं। तो आप सबकी खिदमत में हाजिर है आज का टॉपिक, और इसको मैं और ज्यादा स्पेसिफिक कर देता हूं। प्रोविडेंट फंड इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज प्रोविडेंट फंड, ये होता क्या है। तो बेसिकली प्रोविडेंट फंड इज अ लीगल बेनिफिट, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उन लोगों के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए ये कंपलसरी करार दिया है। और ये बेनिफिट हम उस वक्त देते हैं जब एम्प्लॉय रिटायर होता है। इन अदर वे हम कह सकते हैं कि जो प्रोविडेंट फंड है वो एक टर्मिनल बेनिफिट है। अच्छा, प्रोविडेंट फंड को फर्दर डिस्कस करने से पहले हमें इनकी टाइप्स को समझना होगा। तो याद रखें कि पाकिस्तान में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी और गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। अच्छा, जब आप इस नाम पे गौर करेंगे तो ये आता है स्टैट्यूटरी या गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, जिसका मतलब है ये ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जो डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स में है। फॉर एग्जांपल वापडा का नाम मैं ले लेता हूं एक एग्जांपल में, कि अगर वापडा में प्रोविडेंट फंड है तो वो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर जो है वो सारा परफॉर्म होगा। लेकिन जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो उस सूरत में याद रखें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है विच इज कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। जैसा कि नाम ही आपको ये शो कर रहा है रिकॉग्नाइज्ड, तो ये रिकॉग्नाइज्ड किससे है इसका हमें थोड़ा सा समझना होगा। तो याद रखें कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपकी कंपनी में जो प्रोविडेंट फंड है उसको कहा जा रहा है कि वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, तो वो रिकॉग्नाइज होगा इनकम टैक्स कमिश्नर से। अब रिकॉग्नाइज बाय इनकम टैक्स कमिश्नर से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो इनकम टैक्स कमिश्नर ने पास ऑन किए हैं और वो लीगैलिटीज उसकी कंप्लीट हो गई है और इसीलिए उसको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कह रही हैं। इसी तरह एक और प्रोविडेंट फंड होता है जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगेन मैं कहता हूं कि आप रेफरेंस लें नाम को, अनरिकॉग्नाइज्ड। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कोई ऐसा प्रोविडेंट फंड जो कि कंपनी में अवेलेबल तो है लेकिन उसको इनकम टैक्स कमिश्नर ने अप्रूव नहीं किया। और एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि उस कंपनी ने अपने प्रोविडेंट फंड को इनकम टैक्स कमिश्नर से अप्रूव ही नहीं कराया या उसकी जो सर्टेन लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल ही नहीं किया। तो उस सूरत में भी जो प्रोविडेंट फंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं उनको हम कहते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। आई एम श्योर आपको ये बेसिक तीनों टाइप्स
क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो प्रोविडेंट फंड है उसमें क्या चीज होती है, कंट्रीब्यूशन क्या होती है और कितनी होती है और क्यों होती है। तो सबसे पहले आप याद रखें कि प्रोविडेंट फंड में दो किस्म की कंट्रीब्यूशन होती है। इसमें एक तो एम्प्लॉय की सैलरी में से सर्टेन अमाउंट को डिडक्ट करके इस अकाउंट में डाल दिया जाता है या इस फंड में डाल दिया जाता है, और जितनी अमाउंट किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी में से हम डिडक्ट करते हैं उसी के इक्विवेलेंट अमाउंट एम्प्लॉयर भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरह दो कंट्रीब्यूशंस प्रोविडेंट फंड में आती हैं। नंबर वन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो कि एम्प्लॉय की सैलरी में से आती है, और उतनी ही अमाउंट फ्रॉम एम्प्लॉयर, और उसको कहते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। इसकी मैं एग्जांपल इस तरह देता हूं कि अगर एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए, उसकी सैलरी में से 6,000 रुपीज जो है कंट्रीब्यूशन जा रही है उसके प्रोविडेंट फंड में, तो कंपनी या एम्प्लॉयर कितनी अमाउंट डालेगा? बिल्कुल सही कहा आपने, वो भी 6,000 देगा। अब एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर दोनों की अमाउंट इस फंड में कितनी हो जाएगी? 12,000 होगी। अच्छा, यहां पे एक और पॉइंट आपको मैं ऐड करना चाहता हूं। याद रखें कि ये जो फंड क्रिएट होता है प्रोविडेंट फंड, इसमें एम्प्लॉय मैंने बताया और एम्प्लॉयर दोनों की कंट्रीब्यूशन जाती है, लेकिन क्या ये आइडली पड़े रहते हैं? नहीं, इसको इन्वेस्ट किया जाता है। कहां इन्वेस्ट करते हैं? किसी भी प्रॉफिटेबल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इस प्रोविडेंट फंड की अमाउंट को जब आप प्रॉफिटेबल बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से आपको कुछ गेन होगा या अमाउंट आएगी या इंटरेस्ट आएगा, वो फिर साल के एंड में इसमें शामिल कर दिया जाता है। मैं इसको एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। मिस्टर ए ने अपनी सैलरी में से 6,000 दिए, एम्प्लॉयर ने भी 6,000 दिए, तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 12,000। अब इस 12,000 को प्रोविडेंट फंड के जो मैनेजर्स होते हैं वो कहीं इन्वेस्ट करती हैं, और उसको जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर प्रॉफिट आता है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कह रहा हूं, लेट्स सपोज आफ्टर 1 ईयर 12,000 पे हमें प्रॉफिट आया 100 रुपीज, तो वो 100 रुपीज कहां जाएंगे? वो 12,000 प्लस 100 हो जाएगा। यानी एक साल के बाद जो प्रोविडेंट का फंड का जो अमाउंट है वो 12,000 प्लस 100 और 12,100 हो जाएगा। तो ये याद रखना है आपने कि प्रोविडेंट फंड में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो प्रॉफिट आता है वो भी इसमें ऐड होता है। अच्छा जी, इसके बाद आता है कि हाउ मच डिडक्टेड फॉर प्रोविडेंट फंड फ्रॉम एन एम्प्लॉय सैलरी। कैसे हमें पता लगे कि किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी में से हमने इतनी अमाउंट लेनी है और वो प्रोविडेंट फंड में ऐड करनी है? तो डियर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स, दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। किसी भी एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी होती है, ग्रॉस सैलरी होती है, जिसका मतलब है कि मुख्तलिफ सैलरीज के जो हेड हैं उन सबको जब हम टोटल करते हैं तो वो बनती है ग्रॉस सैलरी। अब मैं एग्जांपल देता हूं कि बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, यूटिलिटीज, कोला, ब्ला 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 ब्ला, इस तरह करके हम जब मुख्तलिफ ये चीजों को ऐड करते हैं तो ये सारी मिलके बनती है ग्रॉस सैलरी। लेकिन याद रखें कि प्रोविडेंट फंड के लिए आप उसकी बेसिक सैलरी लेती हैं। अब ये आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल आपसे शेयर करता हूं जी। एक एम्प्लॉय है और उसकी जो सैलरी है, लेट्स सपोज
1 लाख रुपए है। ठीक है, कितनी सैलरी मैंने कहा? 1 लाख। और हम इस सैलरी को डिवाइड कर देंगे 12 से। 1 लाख को जब हम 12 से डिवाइड करते हैं तो अमाउंट आती है 8333। ठीक है, ये जो अमाउंट आई है, इतना उस इंडिविजुअल की सैलरी में से डिडक्ट होगा फॉर प्रोविडेंट फंड। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, कि अगर 1 लाख सैलरी है तो उसको हम डिवाइड करते हैं 12 मंथ से, तो 8333 और 8333 जो है उसकी अमाउंट आती है। तो इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अमाउंट जो है सॉरी ये अमाउंट जो है उसके प्रोविडेंट फंड में जाएगी और इतनी ही अमाउंट एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा। एक और तरीका मैं आपको बताता हूं कि अगर लेट्स सपोज हम आपको बताते हैं कि आपकी जो है वो डिडक्शन प्रोविडेंट फंड की कितनी होगी और किसी को भी सैलरी का आइडिया नहीं है, तो याद रखें बड़ा सिंपल फार्मूला है, 8.33%। 8.33% ऑफ योर बेसिक सैलरी। ठीक है, तो बेसिक सैलरी कितनी थी? 1 लाख रुपए, 100,000, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 8.333%, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट आपकी सैलरी में से डिडक्ट होगी और इतनी ही अमाउंट हर महीने वो कंपनी जो है आपके प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करेगी। मेरा ख्याल है आपको ये चीज समझ आ गई होगी। मैंने एग्जाम्पल से भी कोशिश की है, रिवाइज कर दिया है और ये बता दिया आपको। और वो लोग जो शायद लेमैन है और समझें कि सर हमें तो ये फार्मूला नहीं है, तो ज्यादातर कंपनी वो ये करती हैं कि सैलरी का 8.333% जो है वो आपके प्रोविडेंट फंड में डाल देते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद है कि प्रोविडेंट फंड को समझने के लिए आप कौन से लॉस को अंडरस्टैंड करें या पढ़ें तो आपको ये सब कुछ इन राइटिंग मिल जाए। इसके लिए याद रखें कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और स्टैंडिंग ऑर्डर 1968, इन दो को अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर आपको इजीली हाउ टू क्रिएट अ प्रोविडेंट फंड और इसको क्या करना है, कैसे अमाउंट्स लेनी है, किस तरह अक्यूमुलेटेड लेना है, ये सब डेटा मिल जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद है हाउ टू स्टार्ट अ प्रोविडेंट फंड इन अ कंपनी। किसी भी कंपनी में प्रोविडेंट फंड को कैसे आपने स्टार्ट करना है, तो इसके लिए याद रखें कि यू हैव टू मेक अ ट्रस्ट। प्रोविडेंट फंड को एप्लीकेबल करने के लिए पहले आप ट्रस्ट बनाएंगे और उसके बाद जो है ट्रस्ट बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को डेवलप किया जाएगा और डिफरेंट रूल रेगुलेशंस वगैरह डिफाइन किए जाएंगे। ट्रस्ट बना, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हो गए, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए कि जो कि इसको ऑपरेट कर रहे होते हैं। देन कम्स के ये जो प्रोविडेंट फंड है इसके लिए बेसिकली किसकी अप्रूवल चाहिए होती है, एम्प्लॉयर की या एम्प्लॉई की। देखें, याद रखें कि एम्प्लॉइज को इसमें शामिल करने के लिए हमें एम्प्लॉइज की जरूरत होती है और एम्प्लॉई की कंसेंट चाहिए होती है। उनकी कंसेंट के साथ हम जो है वो प्रोविडेंट फंड को रन करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉई को इंक्लूड करते हुए नॉमिनेशन फॉर्म होता है। आपने ये लफ्ज सुना होगा, नॉमिनेशन फॉर्म।
अब ये नॉमिनेशन फॉर्म क्या होता है? एक एम्प्लॉई है जो अपनी डिटेल देता है, अपनी फैमिली के बारे में बताता है, और उससे पूछा जाता है कि खुदा ना खास्ता ड्यूरिंग सर्विस या एट द टाइम ऑफ जब ये बेनिफिट आपको हम दें, तो अल्लाह ना करे अगर आपकी डेथ हो गई तो कौन आपकी इस अमाउंट को कलेक्ट करेगा? इस सूरत में एम्प्लॉई जो है वो 2, 3 या 1 नाम दे देता है। मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया है अभी तक, ज्यादातर मैरिड लोग जो हैं वो अपनी वाइफ को कर देते हैं, अनमैरिड अपने फादर मदर को कर देते हैं सॉरी, कुछ लोग जो हैं वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों को भी उसमें नॉमिनेट कर देती हैं। ये नॉमिनेशन फॉर्म एचआर में हमेशा रहता है, और जब ये टर्मिनल बेनिफिट आपके लिए ड्यू हो जाता है तो उस वक्त उसको देखा जाता है, और खुदा ना खास्ता अगर कोई डेथ हो जाए या कुछ हो जाए तो उसके मुताबिक हम उसको पे कर देते हैं। अच्छा जी, अब है कि क्या ये टर्मिनल बेनिफिट ड्यूरिंग जॉब भी मिल सकता है? यानी हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज आपकी एक कंपनी में 30 ईयर सर्विस है, लेकिन आफ्टर 15 ईयर कुछ ऐसे हालात हो गए, मे बी आपको हज पे जाना पड़ गया, मे बी आप अपना हाउस बनाना पड़ गया आपको, या किसी बेटे या बेटी की शादी आ गई, या कोई सवियर कोई आपको बीमारी आ गई, तो क्या हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं? तो इसकी सूरत में यह है कि इट डिपेंड्स ऑन कंपनी पॉलिसी और टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड। याद है मैंने आपको बताया था रिकग्नाइज्ड, अनरिकग्नाइज्ड, उसके बाद फिर आपने जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाया और उसमें जो पॉलिसीज या रूल्स रेगुलेशंस को डिफाइन किया, तो उसमें अक्सर इन सूरत हाल में जब आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत हो तो ये शायद आपको दे दिया जाए। क्योंकि देखें, आप याद रखें कि हम क्यों प्रोविडेंट फंड देते हैं, तो गवर्नमेंट इदारों में गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को पेंशन देती है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में पेंशन को तो नहीं कहा, लेकिन प्रोविडेंट फंड का जरूर कहा है, तो उस सूरत में ये मिल जाता है। मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूं। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में था और वहां पे हमने प्रोविडेंट फंड बनाया, उसको रन कर रहे थे। अच्छा, वहां पे ये पॉलिसी थी कि इन केस ऑफ नीड यू कैन गेट 80% ऑफ योर अक्यूमुलेटेड प्रोविडेंट फंड अमाउंट। अच्छा, मैंने जो लफ्ज बोला है वो है अक्यूमुलेटेड प्रोविडेंट फंड अमाउंट। इसका क्या मतलब है कि देखें, आप जब किसी कंपनी में आते हैं तो जब जॉब शुरू करते हैं या कंफर्म होने के साथ ही ये अमाउंट शुरू हो जाती है और हर महीने ऐड ऑन होती रहती है। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, और तीसरा मैंने कहा था जब इसे प्रॉफिटेबल बिजनेस में लगाते हैं तो वहां से इंटरेस्ट भी आता है। ये सब मिला के अक्यूमुलेटेड अमाउंट होती है। तो अगर जरूरत पड़े, तो मुझे याद है एक मल्टीनेशनल में मुझे जरूरत पड़ी थी तो मैंने 80% ऑफ प्रोविडेंट फंड ले लिया था। इसी तरह एक क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं कि सर, क्योंकि ये अमाउंट प्रॉफिटेबल बिजनेस में जाती है तो क्या कभी लॉस भी होता है? वेल, मेरा 25+ ईयर एक्सपीरियंस है जो कि एचआर में ही है। मैंने आज तक नहीं देखा कि कभी हमने प्रोविडेंट फंड को किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया हो तो वहां से हमें लॉस आया हो। अच्छा जी, इसके बाद है कि और इसके अलावा कोई ऐसा बेनिफिट जिसको हम टर्मिनल बेनिफिट कह सकें और वो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हो, तो उसके लिए मेरा आंसर है जी हां। एक और टर्मिनल बेनिफिट है जिसका नाम है ग्रेजुटी। अच्छा, ये कंपनी पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑप्शन दी हुई है, कोई भी कंपनी प्रोविडेंट फंड अपनी कंपनी में दे दे या ग्रेजुटी दे दे। वेल, मेरा जो एक और नेक्स्ट टॉपिक है वो ग्रेजुटी पे है, तो ज्यादा मैं उसके बारे में आपको उसमें बताऊंगा। लेकिन कुछ अच्छी कंपनीज जो है जिनकी अच्छी गुडविल है वो क्या करते हैं कि दोनों भी ये बेनिफिट, टर्मिनल बेनिफिट
एट ए टाइम दे देते हैं। अगर एट ए टाइम देते हैं तो वो कैसे हो सकता है? तो वो बड़ा सिंपल है। एक कोई भी बेनिफिट या प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुटी कंपनी जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लॉस के मुताबिक दे देती है, जबकि दूसरी जो है वो बाय लॉ तो नहीं होता लेकिन एडिशनल होता है। अब आप कहेंगे सर इसकी कोई एग्जांपल दे दें, तो मैं एक बहुत बड़ा ग्रुप था पाकिस्तान में और उसका एम्प्लॉई था और हेड एचआर भी था मैं। तो वहां के ओनर ने मुझे कहा कि मैं अपने एम्प्लॉइज को बेस्ट बेनिफिट्स देना चाहता हूं, मुझे मोहसिन सजेस्ट करें। तो मैंने उन्हें कहा सर हम प्रोविडेंट फंड तो दे ही रहे हैं तो हम ग्रेजुटी भी दे दें। लेकिन उनका ये पॉइंट था कि आप तो एचआर के प्रोफेशनल हैं, आपको पता है बाय लॉ हम एक ही बेनिफिट दे सकते हैं। मैंने कहा यस सर, प्रोविडेंट फंड हम बाय लॉ देंगे और ग्रेजुटी हम अपने रूल्स पे दे देंगे। उन्होंने कहा अगर आप कोई पॉलिसी है तो बनाएं, तो मैं उसको अप्रूव कर दूंगा। फिर मैंने उस कंपनी में पॉलिसी बनाई थी कि वो एम्प्लॉइज जो कंटिन्यूअस 7 ईयर सर्विस करेंगे या 5 ईयर सर्विस करेंगे, उसके बाद 5 ईयर कंप्लीट होने पे या 7 ईयर कंप्लीट होने पे आप उनको ग्रेजुटी भी देंगे। आप मेरा मतलब समझ गए होंगे कि एक इंडिविजुअल परमानेंट एम्प्लॉय 5 साल सर्विस पूरी कर रहा है और 6ठा साल जैसे ही उसको लगा तो एचआर में से एक लेटर जाता था कि यू आर एंटाइटल्ड फॉर ग्रेजुटी एज वेल। तो ये होता था कि आपकी रिटेंशन अच्छी रहती है, जॉब मोटिवेशन रहती है, जॉब सेटिस्फेक्शन रहती है और लोग आपके लिए काम करते हैं। ठीक है, एक मैं जो है ये इस लेक्चर को आज यहीं खत्म करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर जो है बाद में शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।